गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सभी लोग रेगुलर क्लास अटेंड करिए। आज आपकी 4 क्लासेस हैं। आपको मालूम हो ही गया होगा, आपको शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया था। 4 क्लासेस हैं। तो 4 क्लासेस अगर ओवरऑल देखेंगे तो इन 4 क्लासेस से 5 to 8 मार्क्स मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और ये 4 की 4 क्लासेस आपकी सेकंड पेपर की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 23 और ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग कैश एंड क्लियरिंग। ठीक है, कल हमने ऑपरेशनल वो देखा था, अकाउंटिंग ऑपरेशनल कैसे होती है वो देखा था। और आज हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग कैश एंड क्लियरिंग के बारे में इसमें स्टडी करेंगे और कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पर आप करते तो हैं लेकिन उसके पीछे थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं पता होते। ठीक है, चलिए। तो अगर सिस्टम की इसमें बात करें, टॉपिक में क्या क्या चीज़ कवरेज की गई हैं, तो कवरेज में आपका कैश रिप्लेनिशमेंट। कैश रिप्लेनिशमेंट से मतलब ये है कि एटीएम में जो कैश डालते हैं उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीटीएस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें पूछता है। आरबीआई गाइडलाइन और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कैश एंड क्लियरिंग, कैश एंड इट्स कस्टडी, क्लियरिंग ऑपरेशन, इतने पार्ट इसमें कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले कैश रिप्लेनिशमेंट इन एटीएम। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये आपके बुक में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पिछले वाले वर्जन में नहीं था ये। ठीक है। तो नॉर्मल बात बात करें तो जितने भी एटीएम्स हैं उनमें कैश बैंक डालता है, लेकिन जो वाइट लेवल एटीएम होते हैं उसमें कैश वो एटीएम ऑपरेटर जो है वही डालता है। ठीक है। लेकिन जितने भी बैंक के एटीएम हैं या ब्राउन लेवल एटीएम है जिसमें बैंक कैश का मेंटेनेंस करता है, तो उसमें कैश जो है बैंक बैंक डालता है। ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन स्टिल ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। तो अभी भी कैश की काफ़ी वो है। और इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है, एक तो कस्टडी की बात आती है, इंटर ऑफिस मूवमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्विंग द एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड फ्रॉड। तो कैश के मामले में इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी। तो येलो कलर से ऐड हुआ है। सम बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स वेयर बाय द कस्टमर आर नॉट अलाउड टू डिपॉजिट कैश ओवर द काउंटर एंड ऑल्सो हैव इनकॉर्पोरेटेड क्लॉज इन टर्म्स एंड कंडीशन दैट कैश डिपॉजिट इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एटीएम। तो बैंक में कई बैंकों ने क्या किया है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस वो कर लिए हैं कि वहां पर आपको आप उनकी ब्रांच में जाके कैश नहीं जमा करो। उन्होंने थर्ड पॉइंट पॉइंट बना रखे हैं, चाहे वो एटीएम बना रखे हैं चाहे किसी और के थ्रू लेते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग बाय डेफिनेशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी। तो डिपॉजिट ऑफ मनी तो हो रही है, लेकिन वो डिपॉजिट ऑफ मनी कैश के फॉर्म में उनकी ब्रांच में ना होके कहीं और हो रही है। The banks cannot design any product which is not in tune with the basic tenet of banking. तो इसमें मतलब बेसिक बैंकिंग में भाई मनी एक्सेप्ट करेंगे। फर्दर इनकॉर्पोरेटिंग सच क्लॉजेज इन टर्म्स एंड कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट डिपॉजिट इन कैश ओवर द काउंटर ऑल्सो अमाउंट्स टू अनफेयर प्रैक्टिस। तो इसने बोला जिन बैंकों ने ये प्रैक्टिसेस बना रखी है वो बैंक, आरबीआई ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है कि आप किसी को बैंक ब्रांच में आने से कैश डिपॉजिट करने से मना नहीं कर सकते। बैंक आर देयरफॉर एडवाइज्ड बाय आरबीआई to ensure that their branches invariably accept cash over the counter from all their customers who desire to deposit the cash on the counter। और ऑल्सो एडवाइस टू, तो बैंक आरबीआई ने क्या किया कि इस टर्म्स एंड कंडीशन के क्लॉज को क्या बोला, एडवाइस टू रिफ्रेन फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग क्लॉज, इस क्लॉज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिफ्रेन करने की बात की है। ठीक है। कस्टमर ऑल्सो लॉन्च वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है बैंक में कैश के अलावा इन इंस्ट्रूमेंट को भी वो लॉन्च करता है, यानी कि बैंक में सबमिट करता है। ठीक है। दीज मे बी पेबल लोकली और आउटसाइड, दीज द इंस्ट्रूमेंट पेबल लोकली आर कलेक्टेड थ्रू द क्लीन। तो
क्लियरिंग हाउस जितने भी लोकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कलेक्ट करती है। और आजकल की बात करें जाए तो जितने भी सीबीएस चेक हैं वो एक तरह से लोकली कलेक्ट हो जा रहे हैं। अब आपका चेन्नई में बैठे हैं, दिल्ली का चेक है तो वहीं डिपॉजिट करते हैं, तो वहीं लोकल क्लियरिंग में उसका पेमेंट हो जाता है। ठीक है। द इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स अमंग द लोकल बैंक्स आर सेटल्ड बाय क्लियरिंग हाउसेस। पोस्ट ऑफिस में ऑल्सो मेंबर। तो एक क्वेश्चन कई बार ही आता है, क्या पोस्ट ऑफिस और क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। द क्लियरिंग हाउस इज मैनेज बाय आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर। तो पहली बात तो है कि या तो आरबीआई, ओवरऑल कंट्रोल क्लियरिंग हाउस का आरबीआई का ही होता है। ठीक है। लेकिन वो अपनी अथॉरिटी जो वहां का लीड बैंक अक्सर होता है उसको दे देता है, तो वो वहां पे मेंटेन करना है, चाहे एसबीआई हो चाहे अदर बैंक हो, कोई भी बैंक है क्लियरिंग हाउस का वहां पे मैनेज करने के लिए उस एरिया में हो सकता है। If the bank has many branches within the area of clearing house, it nominate one branch to act as a nodal। तो कई ब्रांचें होती है, नोडल ब्रांच उसको आमतौर पर हम लोग सर्विस ब्रांच भी बोल देते हैं। ठीक है। तो बैंकों ने क्या कर रखा है, बड़े बड़े सेंटर्स में कलेक्शन के लिए सर्विस ब्रांचें खोल रखी हैं। ठीक है। द नोडल ब्रांच हैंडल्स द इंस्ट्रूमेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय अदर ब्रांच ऑल्सो। द अकाउंट्स फॉर ऑल मेंबर में। तो यहाँ पर नॉर्मल बात है। अब बात आती है ईसीएस की, बात आती है। तो ईसीएस क्या है, एक तरह से क्लियरिंग का ही सिस्टम है। तो वो रेगुलर क्लियरिंग इन्वॉल्व्स ईसीएस क्रेडिट और डेबिट। इन केस ऑफ ईसीएस क्रेडिट देयर इज अ सिंगल रिसीवर ऑफ फंड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। तो जब बल्क में इस तरह का वो करना है कि भाई एक आदमी ने लेना और बहुत लोगों से लेना है, या एक आदमी ने देना है बहुत लोगों को देना है, तो दोनों चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। स्पीड क्लियरिंग में हाई वैल्यू क्लियरिंग की बात आती है कई बार। तो आरबीआई फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन प्रोसेस ऑफ द चेक, स्पीड क्लियरिंग यूटिलाइज द कोर बैंकिंग सोर्स। तो जो मैंने बताया कि ऑल पेबल एट ऑल ब्रांचेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें है। और दूसरा क्या है, चेक टू फिजिकली मूव टू द आउटस्टेडर सेंटर की जो बात आ रही है यहाँ पे, बोला ना कि इम्प्लीमेंटेड द बैंक्स एंड ऑब्विएट कर दिया, उसको हटा दिया उस चीज को कि अब आपका चेक जो है वो मूव करे कई जगह पर। ठीक है। रेमिटेंसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड। अब रेमिटेंस में बात आई, किसी का फंड ट्रांसफर करना है, तो उसमें क्या है, ड्राफ्ट है, आरटीजीएस और एनईएफटी है। ड्राफ्ट आर इश्यूड बाय वन ब्रांच टू द बैंक एंड आर पेबल बाय अनदर ब्रांच ऑफ द बैंक। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही होगी आपको। चलिए, इन केस ऑफ देयर इज नो ब्रांच ऑफ द बैंक एट दैट प्लेस, तो वहां पर क्या होता है, किसी अनदर बैंक के साथ टाई अप करके, जैसे सपोज कीजिए कि एसबीआई की ब्रांच अगर दिल्ली में नहीं है लेकिन केनरा बैंक की ब्रांच है, तो एसबीआई ने केनरा बैंक के साथ टाई अप कर लिया और वो वहां पे इश्यू करते हैं और केनरा बैंक में वो ड्राफ्ट पेमेंट हो जाता है। अच्छा, अब बात आती है कैश रिप्लेनिशमेंट है, एटीएम की बात आती है।
तो बैंकों में क्या है कि कैश रिप्लेनिशमेंट की पॉलिसी है कि कैसे कैसे होगा। जैसे मैक्सिमम लिमिट एटीएम इज नॉट, कि उसमें इससे ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए। ईच बैंक ऑल्सो हैज द सिक्योरिटी मैनुअल इन प्लेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द सिक्योरिटी मेजर्स टू द इंश्योर द टाइम रिप्लेन। तो वहां पे क्या है कि जब आप रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं उस टाइम पर सिक्योरिटी के क्या मेजर होंगे, इसका प्रोसीजर। दिस पॉलिसी नॉर्मली स्टिपुलेट दैट all the staff involved in the cash transfer should be screened thoroughly and their photos and print taken। तो अब यहाँ पे बोलना कि जब जब ये जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, उस कैश ट्रांसफर में, उनको क्या है, उनको देखनी चाहिए, उनको स्क्रीन करानी है और उसका फोटो लेना, उसका प्रिंट करना, ये सब चीजें होनी चाहिए। इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद सर्विस वेंडर, तो कई बार क्या होता है कि ये सर्विसेज किसी को आउटसोर्स कर दी जाती हैं। तो बिन बिन का मतलब होता है जिसमें वो कैश डलता है। एटीएम में अगर आप देखेंगे तो 3 या 4 बिन होते हैं, स्लॉट बोल दीजिए। तो किसी में 2000 का नोट, किसी में 500 का नोट, किसी में 100 का नोट, और कई बैंक तो ऐसे हैं जिसमें 50 और 10 20 के भी नोट्स करके अपने बिन बना रखे हैं। अलग अलग वैल्यू एडिशन सर्विसेज है, ठीक है। The bin filling exercise is normally done in the presence of at least 2 person who should supervise each other। तो मतलब 2 लोग कि करेक्ट डिनोमिनेशन में डाल रहे हैं या नहीं आ रहे। एक बार क्या हुआ था, शुरू शुरू में जब एटीएम आया था तो जो 500 का बिन था वहां तो डाल दिए 1000 के नोट, और जहां पर 1000 के डलने थे वहां डाल दिए 500 के नोट। तो हुआ क्या कि जैसे मान लिया किसी ने 5000 रुपए निकाले, तो एटीएम ने क्या करा, 500 इंटू 10 नोट, लेकिन उसने कितने कितने दे दिए, 1000 टू 10 नोट दे दिए। तो वो 2 लोग इसलिए बोले हैं कि वो देख लें कि सही जगह डल रहा है, नहीं डल रहा, गलती से कहीं उल्टा ना हो जाए। द यूजर रिपोर्ट शुड बी obtained एंड फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। दिस शुड रिकॉर्ड the time and the date of opening at the ATM machine to replace it। Along with this, the cash balance after replacement should be print लेना है उसमें, ठीक है। Cash shortage should be thoroughly investigated with full reference to the server report। अब ये जो सर्वर रिपोर्ट होती है, सर्वर रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, एटीएम लॉग रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लॉग रिपोर्ट। और लॉग रिपोर्ट होती क्या, आपने देखा होगा कि आपका ड्राइवर की भी लॉग बुक होती है। लॉग लॉग मीन्स जहां पे ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लॉग, ठीक है, लॉग बुक या लॉग रिकॉर्ड। और ये लॉग होता है इतना फाइन ट्यून होता है कि अगर उस एटीएम का चाबी लगा तो भी कर से आवाज आती है। मीन्स वहां पे एटीएम में वो लाइन प्रिंट करता है कि लॉक ओपन, फिर जब डोर ओपन करते हैं फिर आवाज आती है डोर ओपन, उसमें टाइम भी बकायदा होता है। फिर आपने अंदर का लॉक खोला, फिर बिन निकाली, बिन का भी रिकॉर्ड होगा, बिन निकाली, फिर कितनी देर बाद डाली, वो एक एक एक्टिविटी। इसी तरह जब कोई कस्टमर भी अपना एटीएम यूज करता है तो उसमें भी सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ईच एंड एवरी व्यक्ति, जैसे ही एटीएम पिन अंदर जाए, एटीएम अंदर जाएगा तो अंदर प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये जो एटीएम लॉग होता है इसकी जो इंक होती है वो कौन सी इंक होती है, और जो एटीएम स्लिप होती है उसकी इंक कौन सी होती है, कोई बताएगा। एटीएम स्लिप की इंक और एटीएम लॉग रिपोर्ट की इंक, कोई डिफरेंस होता है इन दोनों में, बोलिए। स्लीप वाली तो ब्लू कलर की होती है और वो तो ब्लैक कलर में आती है सर्वर रिपोर्ट। आपने क्या बोला, मुझे लगता है कि वो ब्लू कलर की होती है जो एटीएम की स्लिप आती है वो, और वो जो वहां पे सर्वर रिपोर्ट वो निकलता है वो ब्लैक कलर की वाला होता है। चलो अब देखो इसमें कलर से ऐसा मतलब नहीं है। एटीएम की जो स्लिप की जो इंक होती है वो कुछ दिनों बाद फेड अप हो जाती है, हाँ फेड हो जाती है, हाँ। मीन्स गायब हो जाती है। लेकिन ये क्या है, प्रॉपर इसको बोलते हैं वेट इंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट इंक। मीन्स जैसे वोलाटाइल इनवोलाटाइल ऐसे है क्या? हाँ कुछ ऐसा ही है। ये तो जो फेड हो जाती है एटीएम वाली पर्ची वाली, ये इसको फोटोक्रोमेटिक इंक टाइप का कुछ बोलते हैं। वो टेम्परेचर से लिखती है, वो पेपर में उस टेम्परेचर पे जाता है तो वो लिखती है। लेकिन ये जो लॉग रिपोर्ट है इसमें बकायदा रिबन और प्रिंटिंग होती है,
जिससे इसका जो रिकॉर्ड है वो लॉन्ग पीरियड तक रहता है। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं एटीएम के बारे में, अब उसके अंदर कोई हमारे भगवान तो बैठे नहीं है जो कहेंगे जी ये बात सच है ये बात गलत है। तो इस मामले में अगर कैश मिला नहीं मिला, उस मामले में फिजिकल देखने के बाद जो सबसे रिलायबल चीज होती है, कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? लॉग रिपोर्ट। लॉग रिपोर्ट जो बोलती है वही अल्टीमेट माना जाता है। ठीक है। बैंक नॉर्मली सेंट्रलाइज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एटीएम बैलेंस। दिस सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट मॉनिटर बैलेंस एज पर द बुक्स एंड बैलेंस एज पर द एटीएम। तो बुक में कितना है और मशीन में कितना है। कई बार क्या होता है कि मान लिया कोई 20 लाख रुपए जमा करके आया एटीएम में, तो बुक में तो आप चढ़ा दोगे। अब पता लगा उसमें जमा ही नहीं हुआ, उसमें 10 ही लाख है, तो पता लग जाएगा कि भाई 10 लाख जमा नहीं हुआ। ठीक है। कैश एट एटीएम एंड कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस शुड बी केप्ट अलाइव। तो एटीएम का इंश्योरेंस और जो रास्ते में आप ले जा रहे हैं, ये आपके प्रमोशन का एग्जाम का क्वेश्चन है। कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, जब भी आप कैश इधर से उधर ले जाते हैं तो उसका एक इंश्योरेंस होता है जिसको हम कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस बोल रहे हैं। वेयर कैश मैनेजमेंट ऑफ एटीएम आउटसोर्स द फॉलोइंग। अब आउटसोर्सिंग में कौन से एक में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आउटसोर्सिंग के कंडीशन में कौन सी टर्म्स कंडीशन होती हैं। आउटसोर्सिंग की कंडीशन में कौन सी टर्म्स कंडीशन होती है। ठीक है। कैश इंडेंट, इंडेंट का मतलब था मांग, कितना आप कैश मांग रहे हैं। कैश इंडेंट बाय द सर्विस प्रोवाइडर शैल बी मेड एट लीस्ट अ डे इन एडवांस। तो एक दिन T-1। ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द चेस्ट एंड नोडल मैन, जितना जितना चाहिए होगा सबको कंसल्टेट करके उन्होंने कहा भैया 10 करोड़ रुपए हमारे सारे एटीएम्स में इतना इतना करके रिप्लेनिश करना है। मल्टीपल पॉइंट ऑफ कैश विड्रॉल मे बी अवॉइडेड, सेल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1 एट ईच। एक जगह से पैसा निकालना है, सब जगह देना। और मेट्रोपॉलिटन में 2 रख लेते हैं जिससे कि सब जगह जाने में देर ना हो। रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन शैल बी डन बिटवीन द बैंक, द सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स सब कॉन्ट्रैक्टर एट लीस्ट T+3। T+3 बेसिस में आपको रिकंसिलेशन करना अपने कैश इंडेंट क्या होता है? सर्विस इंडेंट माने प्रोवाइडर मांग। जैसे मेरे एटीएम पर डेली 50 लाख का कैश विड्रॉल होता है। ठीक है। आज क्लोजिंग के समय उसमें 10 लाख बैलेंस है, तो मैं मॉर्निंग में कितना डिमांड कर लूंगा? 40 लाख। इसी को इंडेंट। ओके ठीक है। और ये इंडेंट एक जगह और यूज होता है। कोई बताएगा बैंकिंग ब्रांच में इंडेंट नाम का वर्ड एक बार और यूज होता है साल में एक बार। हाँ, स्टेशनरी में जब स्टेशनरी मंगाते हैं तो बोलते हैं स्टेशनरी इंडेंट कर दो। ठीक है। मांग है। ठीक है। इन द event of the dispute of reporting LS attempt breach of the security laid down procedure access to video footage। तो अगर कुछ ऐसा रिपोर्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वहां पर जो वीडियो फुटेज होता है एटीएम में वो प्रोवाइड की जाती है टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड इट सब कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम उसे आरोप लगाते हैं भाई आपने पैसा पूरा नहीं डाला, तो क्या कहेगा? हमको क्या दे दो? वीडियो फुटेज दे दो। ठीक है। चलिए अब सीटीएस के बारे में। सीटीएस के बारे में काफी कुछ हमने पहले ही पढ़ा हुआ, आपके लिए फिर रिवाइज सा हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन जरूर सीटीएस से आएगा। तो सीटीएस की सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रिड। सीटीएस इज ऑपरेटेड ऑन द ग्रिड बेसिस। अभी कितने ग्रिड हैं सीटीएस के? सीटीएस के कितने ग्रिड हैं? 3 कितने? न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। 3 है। 3 है। और सेपरेट नॉन सीटीएस क्लियरिंग, क्या नॉन सीटीएस क्लियरिंग बंद कर दी गई है? हाँ, वो तो नहीं होती है सर। ये पूरी तरह बंद कहाँ हुई है? कहीं कहीं मैनुअल होती है। हमारे अभी वहाँ भी पे कहीं कहीं किसी किसी ब्रांच में है सर, अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है।
नहीं, एक तो है मैनुअल, एक है नॉन सीटीएस चेक। दोनों में फर्क है शायद थोड़ा सा। हाँ नॉन वो सीटीएस चेक नॉन तो बंद हो सीटीएस गया तो सर। बंद ही नहीं, हो गया नॉन सर, नहीं सीटीएस चेक लेता सब उसको बंद हो आजकल। गया है। हाँ नॉन सीटीएस ठीक नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता नॉन उसको। सीटीएस चेक अब आप कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब बात आई क्लियरिंग की बात। तो कई जगह पर चेक जब आता है तो अगर आपके पास सीटीएस मशीन नहीं है तो क्या करेंगे, लेके जाएंगे ना वहाँ पे, वहां तो मैनुअल ले जाएंगे ना आप। जी सर भेजेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यह बोला सेपरेट नॉन सीटीएस क्लियरिंग सेशन हैव डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 31st 2018 तक। ठीक है, बैंक कैन हाउएवर कैन कंटिन्यू टू प्रेजेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम। तो कई बार क्या है कि अगर उसे जल्दी से काम करना है तो क्या कर सकता है वो, जो नॉन सीटीएस इंस्ट्रूमेंट है इन एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम कोई है उसके थ्रू वो करा सकता है। लेकिन अब ये शायद बिल्कुल बंद कर दिया है, आप बिल्कुल भी नहीं लेते चेक विद अल्टरेशन। अच्छा, जो आपने पीडीसी लिए होते हैं कस्टमर से पीडीसी लिए होते हैं ना, सपोज कीजिए कोई हाउसिंग लोन 10 साल पहले खोला था 2010 में, और उसने आपको 120 चेक दे दिए थे उस समय, और पर मंथ उसका चेक निकल गया था, तो उस समय तो सीटीएस था नहीं, तो उसकी क्लियरिंग क्या करते हैं फिर? तो बोलिए। चेक वाला तो बंद ही कर रखा है, ईसीएस लगता है या फिर ऐसा ही। तो उसको उससे मैंडेट वगैरह लेकर के क्या है, ईसीएस कर लिया आपने। ठीक है, चेक विद अल्टरेशन इन मटेरियल फील्ड आर नॉट अलाउड। मटेरियल फील्ड कौन कौन से होते हैं? मटेरियल फील्ड बताओ। बोलो। अमाउंट, अमाउंट वर्ड, नेम, और नेम, सर डेट के अलावा कोई भी अल्ट्रेशन अलाउ नहीं है। डेट का अल्टरेशन अलाउड है, और बाकी कोई भी अल्टरेशन, जैसे अगर पहले से वो चेक अकाउंट पे ही है या कुछ लिखा उसको कैंसिल कर रहा है कोई, मान लिया, तो ये भी मटेरियल में आता है। ठीक है, उसका ये कैंसिल करना। लेकिन किसी नॉर्मल चेक को अकाउंट पे ही बनाना वो मटेरियल में नहीं आता। ठीक है, मीन्स सिंपल चेक है, किसी ने 2 लाइन मार दी उसमें। ठीक, तो यहां पर 2020 में, और एक पॉजिटिव पे सिस्टम आप लोग सुन रहे होंगे आजकल, पॉजिटिव पे सिस्टम सुन रहे हैं? जो लोग जी सर। हाँ सिंपल सर, सुन रहे हैं। नॉर्मल बैंकिंग में काम नहीं करते वो लोग शायद ना भी सुन रहे होंगे। कितने लाख तक के अमाउंट पर कंपलसरी कर दिया है पॉजिटिव पे सिस्टम? सर आरबीआई के अकॉर्डिंग तो 10 लाख है। 10 लाख है सर। आरबीआई के 5 लाख। अकॉर्डिंग 10 लाख है, बाकी बैंकों के अकॉर्डिंग 1.5 लाख और 2 लाख। 50,000 and above sir. Bank to bank vary है sir. तो कंपलसरी है ना। चलो अब मेरी बात सुनिए, आप लोग सबसे कॉमनली सबने सही आंसर दिए, लेकिन अल्टीमेट आंसर ये है कि आरबीआई ने मैंडेटरी जो किया हुआ है वो 10 लाख से अबव किया हुआ है, और बैंकों को इसमें अपना सिस्टम बनाने के लिए क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो कई बैंकों ने 50,000, कई बैंकों ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अलग अलग कर दिया। लेकिन आरबीआई ने 1 फरवरी, जो अभी 1 फरवरी गई है ना, यहां से 10 लाख से ऊपर के कोई भी चेक विदाउट पॉजिटिव पे सिस्टम के पास नहीं होंगे। मीन्स आपको कस्टमर से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, चाहे फोन से लो। कई बैंकों ने अपने सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, कई बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू एक्सेप्टेंस लेनी शुरू कर दी है, कि वो पहले से डाल देगा कि मेरा एक चेक आ रहा 5 लाख रुपए का, ऐसा वैसा, इस तरह से वो पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, ये पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है, बताना एक बार। पॉजिटिव पे सिस्टम में ये होता है कि आप कस्टमर से फोन करके पूछेंगे क्या आपने ये चेक भरा है और इसके नाम भरा है क्या, ये लिखा जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ना स्क्रीन पे, देखिए, रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ, जैसे मान लिया
आपने अपने दोस्त 12 लाख का चेक दे दिया, वो लेके गया बैंक में, तो बैंक से आपको फोन आएगा, क्या आपने 10 लाख का चेक, या पूछेगा कि इस नंबर का चेक किसको इशू किया है, कितने रुपए का किया हुआ है, ठीक है, मतलब कंफर्म कराएगा तभी क्लियर करेगा, नहीं तो वापस कर देगा। कौन सा ऑब्जेक्शन लगाता है? पीपीएस सर, क्या? वही पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम वाला। नहीं नहीं, चेक नॉट ऑब्जेक्शन क्या कंफर्म्ड लगाता है? बाय चेक नॉट कंफर्म्ड बाय ड्रॉवर। हाँ, नॉट कंफर्म, नॉट चेक नॉट कंफर्म बाय द ड्रॉर। सर ये ठीक है, 5 लाख है। अरे आरबीआई ने 1 तारीख से 10 लाख पे मैंडेटरी कर दिया। इसी इसी 1 लाख के इसी पहली तारीख को बोल रहे हो आप? ठीक है सर। उससे कम में आपको डिस्कशन दिया है उसने, उससे कम लेकिन में। यहाँ तो 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो मैं अगर कुछ आ अरे गया कुछ 1 जनवरी में तो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके, मैंडेटरी हुआ फरवरी 2 से। मैंडेटरी में भी 10 लाख से ऊपर मैंडेटरी हुआ। ओके, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को तो ये सिस्टम लेके आए, लेकिन 1 साल लगा ना इनको समझाने में लोगों को, ठीक है, एकदम से नहीं कर सकते थे ना, ठीक है। तो इसमें इश्यूअर ऑफ द चेक सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू चैनल, एसएमएस, मोबाइल ऐप, किसी भी थ्रू से वो क्या है, मिनिमम डिटेल उसमें डाल देगा और वो बैंक को पता लग जाएगा और बैंक पेमेंट कर देगा। नहीं तो अगर उसने नहीं डाली है तो क्या करेगा, कॉल सिस्टम भी है, बैंक क्या कर सर रहा है, 5 लाख ही कॉल है, कर रहा है। 5 लाख ही है, आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से 5 लाख ही है। कौन सी मैं डेट का है? भेजूं ग्रुप हाँ में? भेजो, ग्रुप में भेजो। हाँ सर 5 लाख ये इसी में भी नीचे शायद कहीं लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? अमाउंट अबव, एक नीचे लाइन में देखो नीचे। जनवरी 1 जनवरी 2021 से ही वो है, मतलब 50,000 से ऊपर कोई भी चेक में चाहिए और टोटल अमाउंट 5 लाख ऐसा कुछ है। चलो अभी आ रहे हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। नेशनल पेमेंट सिस्टम जो एनपीसीआई है, हैज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी टू डेवलपिंग द फैसिलिटी ऑफ पॉजिटिव पे इन सीटीएस, मेक इट अवेलेबल पार्टिसिपेंट बैंक इन टर्न shall enable it to all account holder issuing check for amount 50,000 and above। यहाँ पे लिखा हुआ है enable, shall enable लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो, while availing of this facility is at the discretion of the account holder, bank may consider making it mandatory in case of check for amount 5 lakh and above। अभी आपको मेरी बात समझ में आई? बैंक इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है इसके लिमिट, हाँ, यही होना। बैंक में कंसीडर टू मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर 5 लाख एंड अबव, लेकिन अब आरबीआई ने अपना और ऊपर से ला दिया, ये तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आरबीआई ने बोला कि ये मे शब्द जो है 10 लाख अबव से के लिए लागू नहीं होगा, ठीक तो है। उस समय मे मस्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब 10 लाख से ऊपर मस्ट में हो गया, और वो नीचे वाला अभी भी मे में चल रहा है। सर वो 10 लाख वाला आरबीआई में सर्कुलर कहाँ है? क्योंकि मैंने आरबीआई का अरे 5 लाख। बेटा मेरा बात मान लो, ठीक है सर। जो चीज मैं श्योर हूं, मैंने खुद सर्कुलर पढ़ा है वो। ठीक है फिर, ठीक है तो मैं ढूंढ लूंगी सर। ओके। एक फरवरी से बदल जाएगा चेक पेमेंट से, देनी होगी ये जानकारी। नहीं तो चेक आपका वापस हो जाएगा। और ये जो 10 लाख में बार बार बोल रहा हूं ना, ये 10 लाख मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी बैंक होगा
10 लाख के मामले में उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और उससे कम में जो पहली इंफॉर्मेशन थी कि उसमें ये बोला था कि भाई 5 लाख का जो हिसाब होगा, 5 लाख से ऊपर वाले चेकों के लिए बोला था कि वो चाहे तो अपने वहाँ सिस्टम लागू करे। तो 1 साल उन्होंने क्या किया, इसको प्रैक्टिस में लाए, 1 साल इसको प्रैक्टिस में लेके आए। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने का रखा है? सर 2 लाख है हमारे, तो शुरू से ही हम हाँ। काफी टाइम से 2 लाख फॉलो अप कर हाँ, रहे तो हैं। वो बोल रहे हैं ना, देखो क्योंकि उसने बैंक को बोल दिया था, लेकिन 10 लाख से ऊपर वाले में किसी की नहीं चलेगी, उसमें तो सबको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। ओनली दो चेक्स विच आर compliant with the above transaction will be accepted under dispute resolution mechanism at CTS grade। अब बोलो कि जो इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हीं चेकों को CTS के किसी फ्रॉड वाले मामले में कंसीडर किया जाएगा। अगर उसने पॉजिटिव पे सिस्टम नहीं लगाया है तो कोई कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। Member bank may implement similar arrangement for the check cleared collection at outside CTS as well। Banks are advised to create adequate awareness among the customer positive। तो आजकल क्या है, कई बैंक क्या कर रहे हैं, SMS अलर्ट भेज रहे हैं। ठीक है, RBI की गाइडलाइंस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या है, फॉर्मुलेटिंग चेक कलेक्शन पॉलिसी। तो हर बैंक को अपनी क्या करनी है, अपनी चेक कलेक्शन की पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, और ये पॉलिसी बैंकों के अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी हो सकती है। ब्रॉडली द पॉलिसी शुड इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पॉलिसी में क्या क्या चीज है। इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल एंड आउटस्टेशन चेक के लिए क्या पॉलिसी है, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल एंड आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिलेड एक्शन। तो ये 3 चीजें उस पॉलिसी में उसे डिफाइन करनी पड़ेगी और पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ब्रॉड प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, बैंक शुड फॉर्मुलेट ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कवरिंग ऑल द अबव 3 एस्पेक्ट्स taking into account their technical capabilities, systems and processes adapted for clearing arrangement and other internal arrangement for collection through correspondence। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, फर्दर दे में ऑल्सो रिव्यू देयर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। जो भी उसके एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को रिव्यू करेगा, अपनी कैपेबिलिटी को रिव्यू करेगा एंड वर्क आउट द स्कीम फॉर रिडक्शन इन कलेक्शन पीरियड। अगर उसे लगता है कि अब बहुत उसका कहीं बहुत अच्छा टाई अप हो गया है किसी कुरियर से, अब वो आउट स्टेशन चेक भी जो 3 दिन में क्लियर कर सकता है तो चेंज कर देगा। Adequate care also may be taken to ensure that the interest of the small depositor। तो जब आप ये ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो जो स्मॉल डिपॉजिटर है उनका भी इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रखना है। द पॉलिसी फ्रेम इन दिस रिगार्ड शुड बी इंटीग्रेटेड विद द डिपॉजिट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द बैंक इन लाइन विद द IBA। जो IBA का मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी है उसके जैसी होनी चाहिए। ठीक है, द पॉलिसी शुड क्लियरली ले डाउन द लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप डिले करते हैं कलेक्शन कराने में और अपनी पॉलिसी से को नहीं कंप्लायंस करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट वेयर नेसेसरी शुड बी मेड विदाउट एनी क्लेम फ्रॉम द कस्टमर। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए कि ये जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा, विदाउट एनी क्लेम फ्रॉम द कस्टमर। ये नहीं कि वर्मा जी ने क्लेम किया तो आपने उनको दे दिया और शर्मा जी ने नहीं किया तो उनको नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। उसने क्या बोला, विदाउट एनी क्लेम। कोई क्लेम करे या ना करे, अगर डिले हुआ है तो आंख बंद करके आप उसका कंपनसेशन दे दो। कई ब्रांच मैनेजर क्या करते हैं कि कंपनसेशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सोचते हैं क्या है कि बैंक का हमने क्या कर दिया, फायदा करा दिया, फायदा करा दिया, जबकि उन्होंने बैंक का नुकसान करा दिया। वो कस्टमर को खुश कर सकते थे 20, 25, 30 रुपए दे करके, लेकिन वो नहीं करते। द पॉलिसी शुड बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड
of the bank, board specific approval should be obtained on the reasonableness of the policy and compliance with the spirit of the guidance. डिले इन चेक क्लियरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट का एक केस दिया हुआ है यहाँ पे, तो और उसमें कुछ उन्होंने जो है बैंकों को एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया? एक तो आप चेक कलेक्शन पॉलिसी को फ्रेम करेंगे, ठीक है, कवरिंग लोकल आउटस्टेशन चेक कलेक्शन एज पर द टाइम फ्रेम प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। तो कमीशन ने जो टाइम फ्रेम किया हुआ है उसमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को रीफ्रेम करेंगे। द लोकल चेक क्रेडिट एंड डेबिट शैल बी गिवन ऑन द सेम डे और एट द मोस्ट नेक्स्ट डे ऑफ देयर प्रेजेंटेशन इन क्लियरिंग। या तो आप उसी समय दे दें, तो कई बैंक क्या पॉलिसी करते हैं पता है आपको? क्रेडिट उसी दिन दे देते हैं। किस किस का बैंक देता है? बोलो। क्लियरिंग का चेक सेम डे क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट में किस किस का बैंक देता है? बहुत से लोगों का बैंक देता है। अगर आप क्लियरिंग में जब चेक प्रेजेंट होता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट उसी समय दिखता है, उसी समय नहीं लेकिन देखता है, लेकिन वो शाम को पैसे 5 तो नहीं बजे के निकाल बाद दिखता सकते है। हैं जब तक हाँ वो बैच क्लियर नहीं होगा, हाँ पैसे नहीं निकाल नहीं, पाएंगे। सुनो तो, लेकिन क्रेडिट दिखता है या नहीं दिखता है बताओ? हाँ दिखता है, दिखता है। दिखता है सर। दिखता है अनक्लियर्ड में। हाँ अनक्लियर में, हाँ yes। अच्छा, आप उसको इंटरेस्ट जो देते हैं उस दिन का देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं नहीं देते नहीं हैं। मालूम सर, देते हैं, बट देते इसी हैं। पर्पस के लिए किया गया होगा अरेंजमेंट की, हाँ अगर आ गया तो उसको फिर देना है। देना है। और अब आप सिंपल एक बात देखिए ना, आज मॉर्निंग में आपके पास 10 लाख का चेक आया, आपने उसे क्लियरिंग में प्रेजेंट किया। जब आप क्लियरिंग में प्रेजेंट करते हैं तो दूसरा बैंक आपको क्रेडिट कब देता है? नेक्स्ट डे ही आ पाता है सर। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। सेम डे क्रेडिट आता है। अच्छा हाँ, रिटर्न का जो कुछ एडवाइस रहता है वो नेक्स्ट डे आता है, वो same day आ नेक्स्ट डे जाता आता है। है। यस सर, यस सर। तो और इसके जब लिए उसने उसको होल्ड पे रखते हैं, इसके लिए है, बैच क्लियर नहीं होता है हाँ रिटर्न इसीलिए के। बैच क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर वो वापस नहीं आता है, क्योंकि आपको तो सेम डे मिल चुका है ना पैसा, हम्म। ठीक है, इसीलिए सेम डे पे क्लियर होता है। केवल उसमें लिखा रहता है क्या कि अनक्लियर्ड बैलेंस, ठीक। और इसमें एक चीज और है, कैश डिपॉजिट करना और बैंक का उस चेक डिपॉजिट करना और उस चेक को बैंक का क्लियरिंग में लगाना, तो इसमें कई बार क्या होता है 2 दिन लग जाते हैं। आपने आज ड्रॉप बॉक्स में डाला, ठीक है, शाम को स्टाफ ने पूरा चेक उठाए, उसका एक सिस्टम में डाला, लेकिन उसकी पोस्टिंग वो कौन से दिन करता है? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को ये माना जाएगा कि चेक आज जमा हुआ है, ठीक है। यस सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकल क्लियरिंग, बैंक शैल परमिट यूसेज ऑफ द शैडो क्रेडिट अफोर्ड, ये मैंने बोला ना, अफोर्ड टू कस्टमर अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर ऑफ द रिलेटिव रिटर्न क्लियरिंग। तो कई बार क्या होता है, शाम के 4 बजे के बाद उसको उस बैलेंस को क्या कर देते हैं, क्या शो कर देते हैं? क्लियर। In any case, withdrawal shall be allowed on the same day or maximum within the an hour of commencement of the business of the next working day. तो कई बार सेम डे शाम को निकाल सकते हैं या अगले दिन के 1 घंटे के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम, तो ये पॉलिसी को देख लो जरा। स्टेट कैपिटल, मेजर सिटी, स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज, अदर लोकेशन। तो उसमें क्या, स्टेट कैपिटल में 7, 10 और 14। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। स्टेट कैपिटल में 7 डेज में, ये आउट स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है।
If there is any delay on collection beyond this period, interest at the rate specified the CCP of the bank. ठीक है, तो यहां पर कोई भी रेट आरबीआई ने नहीं किए, बैंक की अपनी पॉलिसी में. इन केस द रेट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द सीसीपी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट फॉर द करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी. अगर आपका 30 डे में आया है, लेट आया है, तो 30 डे की आपको क्या है, वो मैच्योरिटी का जो रेट चला वो दिया जाएगा. टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन स्पेसिफाइड कमीशन शैल बी ट्रीटेड एज आउटर लिमिट एंड क्रेडिट शैल बी अफोर्डेड इफ द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड अर्लियर. क्या बोला इसने, shall be treated as outer limit and credit shall be afforded if the process gets completed earlier. इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आया? मतलब तो 7 दिन वाला होता है तो 7 दिन के बाद गिना जाएगा ना, जितने दिन हम नहीं कर पाए उसका कमीशन गिनेंगे ना. हाँ, वो तो वही है, 7 दिन तो नॉर्मल टाइम है. उसके बाद मान लिया 14 डेज में आया तो 7 दिनों का मिलेगा उसको. ये बात नहीं है. द टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन स्पेसिफाइड बाय द कमीशन शैल बी ट्रीटेड एज आउटर लिमिट. अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि ये तो मैक्सिमम टाइम दिया है, लेकिन अगर आप जल्दी, आपके पास 3 दिन में आ जाता है पेमेंट, तो आप 3 दिन में क्रेडिट कर देंगे. ये कहना चाह रहा शायद ये, कि अगर आपका प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाए तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ऐसा कहना चाह रहा है. ठीक. बैंक शैल नॉट डिक्लाइन द एक्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर कलेक्शन. ये नहीं कहेगा हम वहां नहीं बेचते, नहीं कहेगा, लेना पड़ेगा. बैंक शैल गिव वाइड पब्लिसिटी ऑफ सीसीपी बाय prominently displaying salient feature thereof in bold and visible letter in the notice board. A copy of the complete CCP shall be made available branch manager if customer require so. Collection of account pay check, prohibition or crediting the proceed of third party account. एक इसके बारे में काफी डिस्प्यूट चल रहा है आजकल. ठीक है, कि चेक किसी का है और किसी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना. तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला हुआ है, द बैंक्स बी बर्डन विद लायबिलिटी अराइजिंग आउट द अनऑथराइज्ड कलेक्शन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड साउंडनेस ऑफ द पेमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द डेविएशन ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट पास्ट. आरबीआई ने क्या करा है, प्रोहिबिट कर दिया. क्या प्रोहिबिट करा है, फ्रॉम क्रेडिटिंग अकाउंट पे चेक टू द अकाउंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पे. मीन्स ए के नाम चेक कटा है, एक चेक कभी भी बी के अकाउंट में जमा नहीं हो सकता. अकॉर्डिंगली बैंक वर डायरेक्टेड दे शुड नॉट कलेक्ट अकाउंट पे चेक्स फॉर एनी पर्सन अदर देन द पे कंस्टिट्यूट. ठीक है. Where the drawer pay instruct the bank to credit the proceed for collection to any account other than that of the payee, the instruction being contrary to be intended inherent character of account pay check, bank should ask the drawer to have the check or the payment. Means ये कह रहा है कि अगर वो ऐसा कहता है तो भी नहीं करना है, और आपको ये बोलना है कि उसी का चेक हम जमा करेंगे जिसका खाता यहाँ पे. Ask the drawer payee to have the check or the account payee mandate thereon withdrawn by the drawer. तो ये कहने का मतलब है, उससे बोला है कि ये वाला जो मैंडेट है उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉअर को विड्रॉ करना पड़ेगा. विड्रॉ का मतलब कैंसिल करना पड़ेगा. जैसे उसने इस चेक में ऐसे अकाउंट पे लिखा हुआ है और ये साइन है ड्रॉअर के, तो अगर वो ऐसा करना चाहता है तो इस वाली चीज को क्या करेगा, वो कैंसिल करके अपने सिग्नेचर करेगा, अकाउंट पे ही कैंसिल करेगा, तभी होगा. द इंस्ट्रक्शन वुड आल्सो अप्लाई.
है। सर एक बात बताएं, जैसे अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर के नाम का चेक उस फर्म में जमा हो जाएगा करंट अकाउंट में, या अलग से उसी का सेविंग अकाउंट में जाएगा? मान लिया ऐसा एक अकाउंट खुला हुआ है ABC एंटरप्राइजेस और ये जी प्रोप्राइटर है जी एक्स के नाम, जी और कोई एक्स के नाम चेक लाता है इसमें जमा करने, जी। मेरा आंसर तो नहीं जमा होगा नहीं होगा? ना, मेरा आंसर है नहीं जमा होना चाहिए। कोई और भी बताओ जो लोग क्लियरिंग वगैरह में बैठते हैं। सर एक्चुअली ऐसा हुआ है इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो आप मना कर दो ना, अच्छा, आप मना कर दीजिए कि नहीं जमा होगा। उसमें अकाउंट पे ही था या नॉर्मल चेक था? अकाउंट पे ही चेक था और प्रोप्राइटर के नाम से था। प्रोप्राइटर एक सिंगल प्रोप्राइटर। मतलब चेक मिस्टर एक्स के नाम है हाँ और अकाउंट ABC इंटरप्राइज के नाम खुला हुआ है जी और अकाउंट पे ही है। हाँ। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना सर, नाम तो अलग हो गया, हो तो फर्म के नाम से होता तब हो जाता। नहीं, लेकिन एक केस ये बता रहे हैं ना प्रोप्राइटरशिप फर्म में। हाँ बस वही प्रोप्राइटर से फर्म है ना, आदमी वही है। लेकिन डिफरेंस तो है ना सर। हाँ हम डिफरेंस तो तो दे देते हैं सर, ये है। हम तो दे देते हैं, प्रोप्राइटरशिप वही है, सिंगल ही है। हाँ सर इसीलिए पूछा मैंने भी, क्या कंफ्यूजन था इसमें। सर उसमें रिलेटेड पार्टी में ऐड होता है ना कस्टमर का नाम। सर हाँ प्रैक्टिकली हम लोग दे देते हैं सर। सर क्या है, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि ABC एंटरप्राइजेज है, उसका अकाउंट खुला हुआ है और वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हाँ। उसके प्रोप्राइटर मिस्टर एक्स हैं। हम्म कोई चेक आता है एक्स के नाम, हम्म तो क्या इस चेक को यहाँ जमा कर देंगे? इस अकाउंट में नहीं, इस अकाउंट में तो नहीं। वो सोल प्रोप्राइटर ही है ना, एक हाँ तो sole अकेला ही है। proprietor है, तो अकेला ही है ना सर। फर्म के वो नाम हो से जाता है। अगर चेक जमा अकाउंट में तभी होगा जब फर्म के नाम से है चेक। ऐसा नहीं, पर फर्म के नाम के साथ साथ उस पर्सन का भी नाम होगा, अलग से आईडी बनी हुई है तो होगा, क्रेडिट होगा उसमें। चलो इस पे विचार कीजिए, मैं भी देखता हूँ। है अच्छा सर, ये कैंसिल वाला आपने जो हमारा ये चल रहा था ना, वो समझा दीजिए ना थोड़ा सा एक बार। अच्छा वो बताता हूँ। जैसे कोई अकाउंट पे ही चेक आया, ठीक है, और वो एक्स के नाम है और वो वाई के नाम में जमा कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इसका अकाउंट पे ही वाला सिस्टम कैंसिल कर दे और पीछे एंडोर्स कर दे, पीछे क्या कर दे? एंडोर्स कर दे कि ये जो पेमेंट है वाई को दे दिया जाए, तो बिना इसके कैंसिलेशन के वो वाई को नहीं जाएगा। मींस अकाउंट पे ही चेक जो होता है उसमें जो फर्स्ट नेम लिखा रहता है वो सिर्फ उसी के अकाउंट में जा सकता, और किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता। सर वो प्रोप्राइटर वाला जो केस है ना, उसमें अगर IBF में क्वेश्चन आ गया तो नहीं होगा। हमारे बैंक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम कर सकते हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ तो ये बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस की बात आ रही ना। अब Yes, ऐसा ऐसा कहीं लिखा हो मैंने भी नहीं देखा। हाँ तो इसका ये आंसर केस में यही क्या होगा करें? सर, क्वेश्चन आया तो नो लिखेंगे और वैसे करना है। और प्रैक्टिकल में क्या है कि सिचुएशन भी कई बार कैसी कैसी होती हैं, वहां देखा जाता है। अब यहाँ पे केस यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और अकाउंट भी उसी का है कि वो कहता मेरे अकाउंट में जमा कर लो। वैसे अच्छा ये रहेगा कि उससे बच जाओ। हाँ सर वो तो ऑप्शन है ही है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ इसीलिए मैंने अभी, क्या मेरे दिमाग में आया था तो उनको सर से एक बार कंफर्म करूँ। चलो अब मैं बताता हूँ, इसी से रिलेटेड मैं अपने बैंक की प्रैक्टिस बताता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जानते होंगे। जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट है ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इसके पास किसी
राम सिंह का एक 3 लाख का चेक है, वो इस चेक को इस अकाउंट में जमा कर देती है और इस अकाउंट में जमा करती है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है कि इस चेक को क्लियरिंग से हमारे अकाउंट में दे दो और हम इसको पेमेंट कर देंगे। क्या ये होना चाहिए? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा होता है सर, उनका ऐसे होता है सर। लेकिन ये पर्सनल जो चेक रूल जो हम आएगा पढ़ रहे उसको हैं अपना उस बैंक रूल के में जमा अकॉर्डिंग नहीं होना क्लियर चाहिए। लेकिन वो कोऑपरेटिव बैंक वाले इतना प्रेशर डालते हैं ब्रांच मेयर पर कि ब्रांच मेयर भी क्या करता है, उसको कर देता है। तो रूल कहता है कि नहीं करना चाहिए। और किस कंडीशन में करना चाहिए? अगर ये अकाउंट पे ही क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल। और ये जो राम सिंह है पीछे साइन कर दे कि पे टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हो सकता है। लेकिन अगर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मींस थर्ड पार्टी के चेक अब अकाउंट के रूट थ्रू नहीं होंगे, ये आरबीआई क्लियर कट कहता है। ठीक है। In order to facilitate collection of checks from the payment system angle, accounts pay checks deposited with the sub member of the credit to their customer. अब देखो सुनो इसको। In order to facilitate collection of checks from a payment system angle, account pay checks deposited with the sub member of the credit to their customer account can be collected by a member bank रेफर टू एज स्पॉन्सर्ड मेंबर। तो ये क्या है, ये एक थोड़ी सी अलग चीज हो गई यहाँ पे। अंडर सच अरेंजमेंट देयर शुड बी क्लियर अंडरटेकिंग टू द अफेक्ट दैट द प्रोसीड्स ऑफ द अकाउंट पे चेक्स विल बी क्रिएटेड टू द पे अकाउंट ओनली अपॉन रियलाइजर। यानी उसके बिहाफ पर वो कलेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसको एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि ये जो पैसा मैं ले रहा हूं ये क्या करूंगा, मैं उसके ही अकाउंट में जमा कर दूंगा। तो अभी आपको आरआरबी का ऐसे ही होता है। आरआरबी का ऐसे ही होता है। बताओ, थोड़ा और एक्सप्लोर करो क्या होता है ऐसा। मतलब जो चेक आता है, अगर आप इस बैंक का दूसरे स्टेट में नहीं है तो वो एसबीआई के थ्रू फिर जाता है। जैसे एसबीआई स्पॉन्सर है तो, या फिर पीएनबी स्पॉन्सर है तो फिर उसके थ्रू। ठीक हो गया, पैसा उसके ये थ्रू बात आई बैंक के बीच में। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने नीचे एग्जांपल दिया इससे कहीं कोरिलेट होता है? जो मैंने नीचे कोऑपरेटिव वाला दिया ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो बी वाला है उसमें तो एक बैंक दूसरे बैंक के थ्रू कलेक्ट करा रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक के थ्रू कलेक्ट कर रहा है, और वो दोनों बैंक क्या है, आपस में मेंबर बैंक के तरह काम कर रहे हैं। तो वो तो जो आप ग्रामीण बैंक बता रहे हैं, तो पैसा तो वास्तव में जब कलेक्ट होके आता होगा तो आप उसी के अकाउंट में डालते होंगे ना? जी सर, जिसका उसी के चेक है उसी के खाते में, यस उसी के खाते में डालते हैं ना। तो ये केस थोड़ा सा अलग हो गया। तो मेरा इसमें कहना यह है कि ये तो ओके है, लेकिन ये वाला नॉट ओके है। कौन सा वाला? कोऑपरेटिव वाला। अभी मेरे ब्रांच में, मेरी बैंक में भी एक ब्रांच मेरे का कंप्लेंट आया था कि ऐसा कर रहे हो, तो इसके लिए अब इस रूल पे मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, या तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे उनको। ठीक है, with a view to mitigate the difficult faced by the member of cooperative credit society. आ गया? In collection of account pay checks, it has been further clarified that collecting bank may consider collecting account pay check drawn an amount not exceeding 51 to the account of their customer who are a cooperative credit society, if the payee of such checks are the constituent of such cooperative society. While collecting the checks as aforesaid, banks should have a clear representation in writing to given by the cooperative credit society concerned that upon realization, the proceeds of the check will be created only on the account of a member who is paid the name. The shall, however, be subject to the
फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 1। क्या समझ में आया इस लाइन से? इस लाइन से ये समझ में आया कि जो पावर बी वाले में थी वही पावर किसको दे दी गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। लेकिन क्या किया उन्होंने? एक 50,000 का क्या लगा दिया है? कैप लगा दिया। कैप मीन्स 50,000 से ऊपर का चेक आप जमा नहीं करेंगे। ठीक है, और अंडरटेकिंग लेटर नहीं देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग तो बेसिकली कोऑपरेटिव देगी ही देगी, वो तो उस वाले में भी ले रखा है, बैंक वालों में भी है, बैंक वालों में भी बिल्कुल साफ साफ ऐसा है। लेकिन कोऑपरेटिव वाले में 50,000 से ऊपर का कलेक्शन वो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहली बात तो है नॉर्मल केस में किसी का भी थर्ड पार्टी आप कलेक्शन नहीं करना है। और दूसरे वाले में कि कोई भी मेंबर बैंक क्या कर सकता है? अपने मेंबर बैंक के नाम विदाउट एनी लिमिट क्या कर सकता है? कलेक्शन करा सकते हैं। कलेक्शन करा सकता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या निकल के आई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में मतलब कोऑपरेटिव बैंक अपने कस्टमर के लिए, अपने मेंबर के लिए 50,000 रुपए तक का 50,000 तक का कलेक्शन करवा सकते हैं, कलेक्शन करवा सकता है। और लेकिन उसको क्या अंडरटेकिंग एक देनी पड़ेगी। किस चीज की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी? कि वो इस पैसे को उसी के लिए क्या करेगा? यूज करेगा। ये मुझे अच्छा पॉइंट मिल गया है, तो मैं जो है अपने वहां पर भेज देता हूं, अपने जो जिनकी क्वेरी थी ना। चलिए आगे आइए। बैंक में नोट दैट अबव इंस्ट्रक्शन शैल बी आल्सो एक्सटेंड टू, और यही पॉलिसी ड्राफ्ट पे ऑर्डर और बैंक का चेक के मामले में भी हो सकती है, ठीक है। पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट पे ऑर्डर चेक, तो इसमें क्या चीज है देख लेते हैं, नया कुछ है। नॉर्मल बात है कि बैंक शुड एंश्योर द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द दिस डायरेक्शंस, ठीक है। चेक इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट क्लियरिंग, यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार क्या होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है रास्ते में खो जाता है, तो क्या करते हैं? इसमें से एक केस स्टडी आ सकती है आपकी 2 मार्क्स की। बैंक मस्ट फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइन रिगार्डिंग द चेक लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट इन द पेइंग बैंक ब्रांच, द बैंक शुड इमीडिएटली ब्रिंग द सेम नोटिस ऑफ द अकाउंट होल्डर। भाई जिसका चेक खो गया उससे उसको बताएं, और वो इन्फॉर्म कर दे कि भैया स्टॉप पेमेंट लगा दे, और कैन ऑल्सो टेक केयर दैट द अदर चेक इशूड बाय हिम नॉट डिसऑनर ड्यू टू नॉन क्रेडिट ऑफ द। तो 3 चीजें आई। पहली बात तो आई कि वो अकाउंट होल्डर को बता दे भाई आपका चेक खो गया है। दूसरी बात उसको बोले कि अपने बैंक में जाके बोलो नॉन स्टॉप पेमेंट लगा दो। तीसरी बात वो ये बताएगा कि उस चेक का जो पेमेंट आना था, जिस अकाउंट में जाना था, तो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो उसमें कोई चेक बाउंस ना हो जाए। तो इन तीनों चीजों के लिए बताया उसने। द ओनर्स ऑफ सच लॉस लाई विद द कलेक्टिंग बैंकर नॉट टू द अकाउंट, और इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कलेक्टिंग बैंक की होगी। द बैंक शुड रिइंबर्स द अकाउंट होल्डर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर ओपनिंग, और डुप्लीकेट चेक इशू कराने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू कराना है उसका खर्चा बैंक बियर करेगी। ऑल्सो इंटरेस्ट, और जो डिले होने से उसको नुकसान हुआ वो भी। इफ द चेक इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट इन द पेइंग बैंक ब्रांच, द कलेक्टिंग बैंकर शुड हैव ए राइट टू रिकवर द अमाउंट। तो यहाँ पे देखो, एक तो है कस्टमर, उसने चेक डिपॉजिट किया, तो उस बैंक को क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग बैंक। उसने उस चेक को भेजा जहां उसका पेमेंट होता, उसको क्या बोलते हैं? पेइंग बैंक, ठीक है। तो कस्टमर तो बिल्कुल सफर नहीं होना है, कस्टमर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और अगर यहां से खोएगा, यहां से खोता है, यहां से क्या कहीं से भी खोएगा तो कंपनसेशन तो यही बैंक देगा, लेकिन अगर यहां से खोता है तो ये कंपनसेशन इससे लेगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर हमेशा किसको जानता है?
कलेक्टिंग बैंकर को। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग बैंकर को जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बिल फॉर कलेक्शन। तो बिल फॉर कलेक्शन जो बिल्स होते हैं हमारे, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, उनके कलेक्शन की बात बी करेक्टेड थ्रू द अनदर बैंक एट द रियलाइजिंग सेंटर शुड बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली फॉर द फॉरवर्ड। तो रियलाइजिंग ऑफिस में भेजना इसमें कोई बात नहीं। पेमेंट की बात आती है डिले सर, इसमें कलेक्शन जो पर। फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है, तो है? इसमें ये दिया है ना कि अगर पेइंग बैंकर से खोता है तो पेइंग बैंकर लॉस बियर करेगा। हाँ फोर्थ वाले ऑप्शन में यही दिया है ना? हाँ हाँ, यही है। ये जो मैंने चित्र बनाया है, इसमें बोला द कलेक्टिंग बैंकर शुड हैव ए राइट टू रिकवर द अमाउंट रिम्बर्स टू कस्टमर। मीन्स ये वाला जो अमाउंट है वो इससे लेगा, लेकिन कस्टमर को तो यही देगा। कस्टमर को कलेक्टिंग बैंक ही पेमेंट करेगा, लेकिन बाद में वो जो पेमेंट उसने पेइंग दिया था बैंकर से उसको पेइंग बैंकर से हैं? ले सकते। पेइंग से ले सकता है। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिले होती है तो डिले में क्या बोला, एट द रेट ऑफ 2% पर एनम अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल द बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो यानी SB प्लस 2% अबव। द डिलेड पीरियड शुड बी रिकॉर्ड आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है उससे हटाने बेस्ड ऑन अपॉन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 days ईच फॉर। अब देखो सुनना यहाँ पे, डिस्पैच ऑफ बिल, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, रेमिटेंस प्रोसीड्स टू द लॉजर बैंक, क्रेडिटिंग, तो इतने यहाँ पर एक्शन होते हैं। ठीक है, इतने यहाँ पर एक्शन होते हैं। और इसमें जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है बेस्ड अपॉन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 days ईच फॉर, 2 दिन इसके लिए लगा ले, 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए, प्लस आपका वो ट्रांजिट पीरियड मान लिया 10 दिन इसमें लग गए, तो कितना हो गया यहाँ पे 18 days हो गए। ठीक है, सर एक बात पूछनी थी सर, वो इसने जो बोला हुआ है द डिलेड पीरियड शुड बी रिकॉर्ड आफ्टर मेकिंग अलाउंस। मतलब डिले होने का जो पीरियड है इन सब पॉइंट्स को मिलाने के बाद ही काउंट किया जाएगा। जैसे डिस्पैच ऑफ बिल, जब आपने बिल, ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, चेक्स के लिए तो क्या था 7, 10, 14 था ना, ये हाँ बिल्स सर, के वही बारे था, में बात कर 7, रहा है। 10, 14 थी। और उसमें जो रेट इंटरेस्ट क्या था चेक वाले केस में, FD का रेट था, एफडी का रेट था। और ये है बिल्स के बारे में बात कर रहा है। तो बिल्स के बारे में बोला उसने कि जो रेट होगा वो SB प्लस 2% होगा, और जो ट्रांजिट पीरियड है उसको आने जाने में जो समय लगता है बिल को, वो प्लस हर पॉइंट पे 2 days, क्योंकि डिस्पैच ऑफ बिल करने में भी कितने दिन मिलने की गुंजाइश है आपको, 2 दिन। फिर प्रेजेंटेशन ड्रॉई को प्रेजेंट करने में भी कितने दिन मिल जाएंगे आपको, 2 दिन। क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेसिंग में नहीं है ना काम, ये जिस तरह चेक होता है फास्ट, उस तरह नहीं होता इतना फास्ट ये काम। रेमिटेंस को भेजना वापस बैंक को, 2 दिन मिल गए। और जब बैंक पर आ जाए तो उसको क्रिएट करने में 2 दिन मिल गए, तो 8 day तो ये हो गए, प्लस क्या होगा, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। आया नहीं समझ में? बोलो भाई। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो किस सिटी में या किस लोकेशन पे है उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी वो लोग आउट स्टेशन है, फॉरेन बिल है, ठीक है, तो वैसे फॉरेन बिल के लिए नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 days है फॉरेन बिल के लिए। हाँ ठीक है। टू द एक्सटेंट ऑफ डिले एट्रीब्यूटिंग द डॉइच बैंक, द लॉजर बैंक में रिकवर इंटरेस्ट फॉर सच डिले फ्रॉम दैट बैंक। तो कई बार क्या होता है कि अगर दूसरा बैंक डिले कर रहा है तो वहां से वो इंटरेस्ट, इस वाले इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है। द बैंक में सुटेबली रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ देयर पेमेंट एडवाइसेस इनकॉर्पोरेटेड द अबव इन फॉर्मेट। तो जो एडवाइस आती है उसका फॉर्मेट अपने आप रिवाइज वगैरह कर सकता है।
ठीक है, चलो इस टॉपिक को सेकंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली शाम को, और अभी थोड़ी देर बाद आपकी मैडम की क्लास है, मालूम है आपको? यस सर। तो अभी हेलो हम इस क्लास को, हाँ सर, वो जो लॉस्ट वाला बताया ना आपने, क्लियरिंग हाँ में तो सिटीज में तो वो ट्रंकेटेड जाता है ना, तो कलेक्टिंग बैंक से लॉस्ट का होता है, बताऊं? सर अभी भी कस्ट जैसे जो चेक आता है उसको लिफाफा में डाल के दूसरे बैंक में भेजते हैं ना, वो उसके बारे में बोल रहा वो है भी सर। होता है, और सब छोड़ दो, आपने कस्टमर से चेक लिया, हाँ, ठीक है, और चेक लिया, गलती से कहीं वो गिर गया, वहीं ब्रांच में ही किसी के साथ सिल गया, किसी रजिस्टर में दब गया और मिले ना उस समय, तो खोया तो मान जाएगा उसमें, अच्छा ठीक है। ठीक है। मतलब खोने का कई भी रीजन हो सकते हैं। शरद यादव जी पूछ रहे हैं सीआईबी का नया बैच कब शुरू होगा? सीआईबी का नया रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, और आज जो है 3000 का पूरा पूरा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है लाइव क्लासेस में, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जेआईबी के अभी ये एग्जाम एग्जाम तो पास कर लेना सर, हम लोग 6 मार्च के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये सीआई इसमें यूट्यूब में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यस सर, यस सर। वो उन्होंने भी जेआईबी करा होगा ना, या सीआईबी नहीं हो पाया होगा उनका, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोगों से तो बात करूंगा लास्ट पेपर के बाद ना। यस सर। हाँ सर, हो जाएगा तो पक्का कर ही लेंगे दूसरे दिन। नहीं करोगे तो एमबीए करना पड़ेगा फिर। हाँ, नहीं सर, और हम तो नहीं कोशिश भी है कि इस हुआ बार तो क्लियर हो जाए। नहीं हुआ तो भी इसमें कंटिन्यू रहना पड़ेगा। हाँ जिसका हो जाएगा उसका अभी सर है ना, ज्यादा अभी इजी होगा देंगे, सर सब करने के लोग लिए पास आगे कर वाला। लो, हाँ अभी जी है, सब लोग चलिए पास कर ठीक लो है, सर, ज्यादा डिस्काउंट देंगे अपन को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देंगे। पूरी बैच को। सर ये ठीक है सर। 2001 हमने एनरोल किया